सब कुछ कहाँ से आया, ये तारे, ये ग्रह और हम सब, इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी आसमान में देखकर खुद से जरूर पूछते हैं। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हम बात करेंगे ब्रह्मांड की सबसे स्वीकृत उत्पत्ति कहानी, बिग बैंग थ्योरी की, और साथ ही इस कहानी को समझने में हमारी मदद करने वाले एक जीनियस स्टीवन हॉकिंग के अविश्वसनीय योगदान की भी। हमारी आज की जानकारी का आधार क्लास 10th और 12th के छात्रों के लिए बने कुछ नोट्स हैं, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ उन तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन सबसे जरूरी और हैरान करने वाले विचारों को निकालना है जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब हम बिग बैंग सुनते हैं तो दिमाग में एक जोरदार धमाके की तस्वीर बनती है, जैसे अंतरिक्ष में कोई बहुत बड़ा बम फटा हो। क्या सच में ऐसा ही कुछ हुआ था? ये सबसे आम गलतफहमी है और यहीं से शुरू करना सबसे जरूरी है। बिग बैंग नाम जो है वो थोड़ा धोखा देता है। धोखा देता है? हाँ, ये किसी पहले से मौजूद खाली जगह में हुआ कोई धमाका नहीं था। असल में ये स्पेस यानी अंतरिक्ष का ही विस्तार था। अंतरिक्ष, समय, पदार्थ, ऊर्जा, सब कुछ उसी एक पल में अस्तित्व में आया और फैलना शुरू हुआ। एक मिनट, अंतरिक्ष का विस्तार? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक गुब्बारा है। सोचिए कि आप एक बिना फुलाए गुब्बारे पर मार्कर से कुछ डॉट्स बना दें। ठीक है। ये डॉट्स हमारी आकाशगंगाएं हैं। अच्छा। अब जब आप उस गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है? सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं? बिल्कुल। ऐसा इसलिए नहीं कि वे गुब्बारे के सतह पर चल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गुब्बारे की सतह यानी स्पेस खुद फैल रही है। ठीक यही ब्रह्मांड के साथ हुआ। वाह, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, कोई एक जगह नहीं है जहां वो धमाका हुआ हो। बिल्कुल। उस गुब्बारे पर मौजूद हर डॉट को ऐसा लगेगा कि बाकी सब से दूर जा रहे हैं। हर बिंदु खुद को केंद्र मान सकता है क्योंकि विस्तार हर जगह एक साथ हो रहा है। ये तो बहुत गहरा विचार है ना? हम किसी खास जगह पर नहीं हैं। ये विस्तार ही ब्रह्मांड की प्रकृति है। और ये सब शुरू हुआ एक ऐसी अवस्था से जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी? हाँ, एक अकल्पनीय रूप से गर्म और घना बिंदु जो एक परमाणु से भी छोटा था। ठीक है, तो कहानी एक छोटे से बिंदु से शुरू हुई जो फटा नहीं बल्कि फैलना शुरू हुआ। तो इस विस्तार के बाद क्या हुआ? उस शुरुआती ब्रह्मांड की यात्रा कैसी थी? ये यात्रा किसी भी साइंस फिक्शन से ज्यादा रोमांचक है। समय के बिल्कुल शून्य पर हमारे पास वो सिंगुलैरिटी थी। यहाँ भौतिकी के नियम काम नहीं करते। नहीं। फिर जो हुआ वो दिमाग चकरा देने वाला है। एक सेकंड के खर्बवें हिस्से से भी कम समय में, लगभग 10⁻³ सेकंड में, ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय गति से फैला। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन? ये इतना तेज था कि एक परमाणु के आकार की चीज पलक झपकते ही एक संतरे के आकार की हो गई। और फिर एक सेकंड के इतने छोटे से हिस्से में, ये तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल। इस तेज फैलाव के बाद ब्रह्मांड थोड़ा शांत हुआ और ठंडा होने लगा। लगभग 3 मिनट के अंदर तापमान इतना गिर गया कि पहले स्थायी कण बन सके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पहले तत्वों के नाभिक बनाने लगे। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम? मुख्य रूप से हाइड्रोजन और थोड़ा सा हीलियम। सोचिए, आज ब्रह्मांड में जो सबसे आम तत्व हैं वे कहानी के पहले 3 मिनटों में ही बन गए थे। तो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है, लेकिन अभी तक तारे या आकाशगंगाएं नहीं हैं और शायद रोशनी भी नहीं। सही कहा। उस समय ब्रह्मांड एक बहुत घने, गरम सूप या कोहरे जैसा था। रोशनी थी, लेकिन वो कणों से टकराकर बिखर जाती थी, दूर तक जा नहीं पाती थी। ब्रह्मांड अपारदर्शी था। अपारदर्शी मतलब कुछ भी देख नहीं सकते थे? जी। फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ा। लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाकर परमाणु बना सके। और जैसे ही ऐसा हुआ, रोशनी के रास्ते की रुकावट खत्म हो गई। पहली बार प्रकाश स्वतंत्र रूप से पूरे ब्रह्मांड में फैल सका। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और यही वो पहली रोशनी है जिसे हम आज भी देख सकते हैं ना, वो CMB रेडिएशन। हाँ, यही वो रोशनी है जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB रेडिएशन कहते हैं। ये उस शुरुआती पल की एक धुंधली तस्वीर है। बिग बैंग की बची हुई गूंज जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और फिर तारे और आकाशगंगाएं बनी।
जी, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया। अगले करोड़ों सालों में उसने हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को एक साथ खींचा, जिससे पहले तारे और पहली आकाशगंगाएं बनी। और बाकी, जैसा हम कहते हैं, इतिहास है। ये एक अविश्वसनीय कहानी है, लेकिन ये सुनने में इतनी शानदार है कि सवाल उठता है, हम ये सब जानते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? ये इस थ्योरी की सबसे खूबसूरत बात है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसके पीछे बहुत मजबूत अवलोकन पर आधारित सबूत है। 3 मुख्य सबूत हैं जिन्हें हम बिग बैंग के स्तंभ कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ वही है जिसकी हमने अभी बात की, ब्रह्मांड का फैलना। 1920 के दशक में एडविन हबल नाम के एक खगोलशास्त्री ने दूर की आकाशगंगाओं को देखते हुए एक अजीब चीज नोटिस की। क्या? उन्होंने देखा कि लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो आकाशगंगा जितनी दूर थी वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। जैसे उस गुब्बारे पर बने डॉट्स? बिल्कुल। हबल ने महसूस किया कि इसका एक ही मतलब हो सकता है। अगर हर चीज आज एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसका मतलब है कि अतीत में वो सब एक दूसरे के बहुत करीब रही होंगी। अच्छा। अगर आप समय की फिल्म को उल्टा चलाएं, तो सब कुछ वापस उसी एक बिंदु पर पहुंच जाएगा। ये बिग बैंग का पहला और सबसे सीधा सबूत था। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा स्तंभ है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1965 में 2 अमेरिकी वैज्ञानिक आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन एक बड़े रेडियो एंटीना के साथ काम कर रहे थे। उन्हें अपने सिग्नल में हर तरफ से एक अजीब, लगातार आने वाली हल्की सी भिनभिनाहट या शोर सुनाई दे रहा था। उन्हें लगा कि उनके उपकरण में कोई खराबी है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब कुछ आजमाया। एंटीना को साफ किया, तारों को फिर से जोड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने एंटीना पर बैठे कबूतरों को भी हटाया और उनकी गंदगी को भी साफ किया, ये सोचकर कि शायद उसकी वजह से ये शोर आ रहा है। क्या सच में? कबूतरों की वजह से? हाँ, लेकिन वो शोर नहीं गया। वो हर दिशा से आ रहा था, दिन हो या रात। बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने गलती से ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी खोज ली है। वाओ! ये वही बिग बैंग की गूंज थी जो 3,80,000 साल बाद निकली थी और अब अरबों साल की यात्रा के बाद ठंडी होकर माइक्रोवेव तरंगों में बदल गई है। तो उन्होंने ब्रह्मांड के जन्म का सबूत कबूतरों की गंदगी साफ करते हुए खोज निकाला। विज्ञान वाकई अजीब तरीकों से काम करता है। हाँ, अक्सर सबसे बड़ी खोजें संयोग से ही होती हैं। ये CMB असल में ब्रह्मांड की बेबी पिक्चर है, एक ठोस जीवाश्म। कमाल है। और तीसरा स्तंभ? तीसरा सबूत है हल्के तत्वों की मात्रा। जैसा मैंने बताया, बिग बैंग मॉडल ये भविष्यवाणी करता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में लगभग 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम बनना चाहिए था। आज जब हम ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगाओं और गैस के बादलों को देखते हैं, तो हमें ठीक यही अनुपात मिलता है। कोई और सिद्धांत ये इतनी सटीकता से नहीं समझा पाता। तो ये तीनों सबूत, फैलता हुआ ब्रह्मांड, CMB की गूंज और तत्वों का अनुपात, ये सब एक ही कहानी की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। तो ये बिग बैंग की कहानी है, जो अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित एक मजबूत सिद्धांत है। लेकिन अब बातचीत को उस इंसान की ओर मोड़ते हैं जिसने इस कहानी के कुछ सबसे मुश्किल और गहरे अध्यायों को लिखने में हमारी मदद की। स्टीफन हॉकिंग इस पहेली में कहाँ फिट होते हैं? स्टीफन हॉकिंग ने उन सवालों के जवाब दिए जहां बिग बैंग थ्योरी थोड़ी चुप हो जाती थी, खासकर उन चरम स्थितियों के बारे में जैसे सिंगुलैरिटी और ब्लैक होल। अच्छा। उनका पहला बड़ा योगदान रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर दिया गया सिंगुलैरिटी थ्योरम था। लेकिन इस सिंगुलैरिटी का विचार तो पहले से था, है ना? तो इसमें नया क्या था? ये एक विचार था, एक तार्किक निष्कर्ष। लेकिन हॉकिंग और पेनरोज ने उन्होंने आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों का इस्तेमाल करके गणितीय रूप से ये साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? कि अगर जनरल रिलेटिविटी सही है, तो हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई ही होगी। ये कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक गणितीय आवश्यकता थी। तो उन्होंने शुरुआत को पक्का कर दिया। जी, उन्होंने इसे एक मजबूत गणितीय नींव दी। ठीक है, लेकिन उनका नाम तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल के साथ जुड़ा जाता है। मैंने हमेशा सुना है कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, रोशनी भी नहीं। तो फिर ये हॉकिंग रेडिएशन क्या चीज है? ये तो नियमों के खिलाफ लगता है। बिल्कुल,
और यही बात इस खोज को इतना क्रांतिकारी बनाती है। हॉकिंग से पहले ब्लैक होल को एक हमेशा के लिए रहने वाली एक तरफा चीज माना जाता था, जो सिर्फ निगलती है, कुछ बाहर नहीं निकालती। लेकिन हॉकिंग ने सोचा, क्या हो अगर हम ब्लैक होल के किनारे पर, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों को लागू करें। क्वांटम फिजिक्स मतलब बहुत छोटी चीजों का विज्ञान, उसे ब्लैक होल जैसी विशाल चीज पर क्यों लागू किया? यही उनकी प्रतिभा थी। उन्होंने महसूस किया कि खाली अंतरिक्ष असल में खाली नहीं होता। क्वांटम स्तर पर इसमें लगातार कणों के जोड़े, एक कण और एक एंटी कण, बनते और पल भर में एक दूसरे को खत्म करते रहते हैं। ओके। हॉकिंग ने दिखाया कि अगर ये प्रक्रिया ब्लैक होल के ठीक किनारे पर तो हो सकता है कि एक कण अंदर गिर जाए और दूसरा बाहर बच जाए। जो कण बाहर बच जाता है वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। और इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। जी हाँ। तो ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं, वो लीक करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धीरे धीरे। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल अपना द्रव्यमान और ऊर्जा खोता है। इसका मतलब है कि अरबों खरबों सालों में एक ब्लैक होल पूरी तरह से वाष्पित होकर खत्म हो सकता है। खत्म हो सकता है? ये तो जबरदस्त विचार था। ये विज्ञान के इतिहास में पहली बार था जब किसी ने जनरल रिलेटिविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और बड़ी चीजों का विज्ञान और क्वांटम मैकेनिक्स यानी छोटी चीजों का विज्ञान, इन दोनों को एक ही समीकरण में सफलतापूर्वक जोड़ा था। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इन सब बातों से एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है जो शायद हर कोई पूछना चाहता है। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या हॉकिंग ने इस पर भी कुछ कहा? हाँ, और उनका जवाब शायद उनके सभी विचारों में सबसे ज्यादा दार्शनिक और साहसी था। बताइए। जेम्स हार्टल के साथ मिलकर उन्होंने नो बाउंड्री प्रपोजल यानी बिना सीमा वाला प्रस्ताव दिया। ये इस सवाल का जवाब देने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। उन्होंने कहा, शायद बिग बैंग से पहले जैसा कुछ था ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? समय तो हमेशा से रहा होगा, है ना? शायद नहीं। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। पृथ्वी की सतह को लीजिए। अगर आप उत्तरी ध्रुव पर खड़े हैं और कोई आपसे पूछे उत्तरी ध्रुव से और उत्तर में क्या है, तो ये सवाल ही बेमानी है। बिल्कुल। उत्तरी ध्रुव पर उत्तर दिशा खत्म हो जाती है। वहां कोई किनारा नहीं है जहां से आप गिर जाएं। आप वहां से सिर्फ दक्षिण की ओर ही जा सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि समय की शुरुआत उत्तरी ध्रुव की तरह है। हॉकिंग का प्रस्ताव कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि अगर हम समय को स्पेस के एक और आयाम की तरह देखें तो हो सकता है कि समय की शुरुआत यानी बिग बैंग उत्तरी ध्रुव जैसा एक बिंदु हो। एक ऐसा बिंदु जहां समय शुरू होता है लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि पहले की दिशा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। मतलब ब्रह्मांड की कोई शुरुआती सीमा या किनारा नहीं था। ये बस है। ये गणितीय रूप से आत्मनिर्भर है। इसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है जिसने इसे शुरू किया हो। तो बिग बैंग से पहले क्या था? ये सवाल पूछना ही गलत हो सकता है, जैसे ये पूछना कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इन सभी जटिल विचारों को अपनी किताबों जैसे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के जरिए हम जैसे आम लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल, यही उनकी महानता थी। वो सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक महान कम्युनिकेटर भी थी। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है, हमने समझा कि बिग बैंग एक विस्फोट नहीं बल्कि अंतरिक्ष का विस्तार था। हमने इसके 3 मजबूत सबूत देखे: फैलता हुआ ब्रह्मांड, CMB यानी ब्रह्मांड की बेबी पिक्चर और शुरुआती तत्वों की सही मात्रा। और फिर हमने देखा कि कैसे स्टीफन हॉकिंग ने सिंगुलैरिटी को गणितीय रूप से साबित करके ये बताकर कि ब्लैक होल भी वाष्पित हो सकते हैं, और ये विचार देकर कि शायद ब्रह्मांड की कोई शुरुआती नहीं थी, हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर हम इन विचारों के बड़े महत्व को देखें तो ये केवल विज्ञान के कुछ तथ्य नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की कहानी है। ये हमें बताती है कि हम, हमारा ग्रह, हमारे तारे, हमारी आकाशगंगा, सब कुछ उस एक छोटे से बिंदु से शुरू हुई एक 13.8 अरब साल लंबी अविश्वसनीय यात्रा का हिस्सा है। जो हाइड्रोजन आज हमारे पानी में है वो ब्रह्मांड के पहले 3 मिनटों में बना था। ये हमें एक जुड़ाव का एहसास कराता है, न केवल एक दूसरे से बल्कि पूरे ब्रह्मांड से। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे, जो हॉकिंग के नो बाउंड्री प्रपोजल पर ही आधारित है। अगर स्टीफन हॉकिंग का ये विचार सही है कि समय का कोई निश्चित शुरुआती बिंदु या किनारा नहीं था, तो ये सवाल